हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जीएस सेंट्रल। आज का हमारा सेशन इंडियन पॉलिटी के पार्ट नंबर 18, आप यूं कह लें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 18 भाग नंबर 18 से संबंधित है, जिसका टॉपिक है इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में कह लें भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान, भाग 18 अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के बीच इसका डिस्कस किया गया है, 352 टू 360 के बीच। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी इससे फायदा हो सके। और आज का जो सेशन है इमरजेंसी प्रोविजन, इसके बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि इमरजेंसी प्रोविजंस भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 18 का हिस्सा है, भाग 18 का हिस्सा है। आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंट द अथॉरिटी टू डिक्लेयर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज। भारत में 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान लागू किए जा सकते हैं: नेशनल इमरजेंसीज, स्टेट इमरजेंसीज एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को हिंदी में राष्ट्रीय आपातकाल कहा जाता है, स्टेट इमरजेंसी को राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं और फाइनेंशियल इमरजेंसी को वित्तीय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। तो इस भारतीय संविधान में जो 3 प्रकार के इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, इनके अगर आर्टिकल्स को देखा जाए तो राष्ट्रीय आपातकाल जो है, नेशनल इमरजेंसी जो है, उसके लिए आर्टिकल है 352। राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगाया जाता है उसके लिए आर्टिकल है 356 और वित्तीय आपातकाल जो है उसके लिए आर्टिकल है 360। याद करना बहुत ही आसान है, सबके बीच 4 का अंतर है, 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में राष्ट्रपति शासन राज्यों में और 360 में पूरे देश में वित्तीय आपातकाल की बात की गई। इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडिया आर बोरोड फ्रॉम वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। याद रखना जरूरी है, इसे हमने सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी डिस्कस किया था कि इमरजेंसी प्रोविजंस जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। अंडर आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 के अनुसार, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट देयर एग्जिस्ट अ ग्रेव सिचुएशन wherein the security of the country is threatened on the grounds of war, external aggression or armed rebellion, he can proclaim emergency to that effect। कहने का मतलब यह है कि अगर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए या अनुभव हो या एहसास हो कि देश की सुरक्षा किसी बाह्य आक्रमण या किसी सशस्त्र विद्रोह या किसी अन्य युद्ध के कारण से संकट में है, तो राष्ट्रपति इन सभी कारणों के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी की उद्घोषणा कर सकते हैं। इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ओवर द कंप्लीट टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ। राष्ट्रीय आपातकाल या तो पूरे देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी खास हिस्से में भी लागू किया जा सकता है। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसे किसी खास भाग में भी की जा सकती है, इसको ध्यान में रखना है। प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी ओनली ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही कर सकते हैं। अ स्पेशल मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड टू अप्रूव एन इमरजेंसी रिजोल्यूशन। राष्ट्रीय आपातकाल के जो प्रस्ताव है उसको पारित करने के लिए सदन के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत का तात्पर्य है सदन में उपस्थित लोगों के 2/3 बहुमत के द्वारा और सदन की कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक। ये दोनों जब साथ होंगे तो उसको स्पेशल मेजोरिटी कहा जाता है या विशेष बहुमत कहा जाता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित किसी भी रेजोल्यूशन को पास कराने के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। Once approved, emergency shall operate for a maximum period of not more than 6 months। एक बार संसद से पारित हो जाने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल 6 महीने तक इफेक्ट में रहता है, प्रभावी रहता है। लोकसभा हैज द पावर टू डिसअप्रूव द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी एट एनी टाइम। लोकसभा के पास राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान को या प्रस्ताव को किसी भी समय खारिज करने या समाप्त करने का अधिकार होता है। If not less than 1/10 member of Lok Sabha in writing to the Speaker if House is in session, or
to the President, then Speaker or President, as the case may be, shall convene a special session of Lok Sabha within 14 days, and if such a resolution is passed, President shall revoke national emergency. राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने की जो विधि है उसके लिए क्या है कि यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपातकाल की उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को यह उद्घोषणा वापस लेनी पड़ती है। साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, ध्यान रखें। राष्ट्रीय आपातकाल लागू करवाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता है और उसको रिवोक करने के लिए, हटाने के लिए सिंपल मेजोरिटी या साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। आपात उद्घोषणा पर विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन जब आहूत किया जा सकता है जब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 सदस्यों द्वारा लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को जब सत्र चल रहा हो या राष्ट्रपति को जब सत्र नहीं चल रहा हो दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर सत्र चल रहा है तो इसकी सूचना सदन के 1/10 सदस्यों के द्वारा लोकसभा स्पीकर को दी जाएगी और अगर सत्र नहीं चल रहा है तो यह सूचना स्पीकर के बदले राष्ट्रपति को दी जाएगी और फिर इसके लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत किया जाएगा, बुलाया जाएगा। 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 भारतीय संविधान के 38वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1975 में किया गया, इट एम्पावर्स the president to proclaim national emergency on different grounds even though an emergency is already under operation। इसको ऐसे समझ लीजिए कि भारतीय संविधान का 38वां संशोधन जो 1975 में किया गया राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि जब एक बार आपातकाल ऑलरेडी इफेक्ट में है या लागू है उसके बाद फिर दूसरा आपातकाल भी लागू किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा किसी दूसरे आधार पर। एक आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल ऑलरेडी लागू है, एक्टिव है और फिर किसी अन्य आधार पर दोबारा फिर से लॉकडाउन राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। अगर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को देखें जो 1976 में हुआ है, इट empowered president to modify or vary national emergency under the original constitution only the imposition or revocation were possible। Under the original constitution, president could have imposed national emergency only over complete territory of India। This amendment enabled him over a part of the country। जैसा कि अभी हमने जिक्र किया था कि राष्ट्रीय आपातकाल या तो पूरे देश में लग सकता है या भारत के किसी खास क्षेत्र में भी लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो यह सुविधा जो है वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से राष्ट्रपति को सौंपी गई है या दी गई है। अगर हम 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 की बात करें तो इट वाज इनेक्टेड टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ इमरजेंसी पावर्स बाय द एग्जीक्यूटिव्स। भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 कार्यपालिका के द्वारा आपातकाल की शक्ति का मिसयूज या गलत इस्तेमाल करने से कार्यपालिका को सतर्क करता है, रोकता है। प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी इशूड ओनली व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया or any part of its territory is threatened by war or external aggression or by armed rebellion। 44वें संविधान संशोधन में एक संशोधन किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल केवल और केवल उसी शर्त पर लागू किया जा सकता है जब युद्ध की स्थिति हो या किसी दूसरे देश ने हमारे देश पर हमला कर दिया हो या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो चुका हो। सशस्त्र विद्रोह मतलब आर्म्ड रिबेलियन। असल में बात यह है कि इंदिरा गांधी ने सन 1975 के आसपास जो इमरजेंसी लगाई थी उसमें उन्होंने उसका कारण इंटरनल एग्रेशन बताया था, आंतरिक अशांति बताया था। आंतरिक अशांति एक शब्द था जिसका मिसयूज होने की संभावना ज्यादा थी और ऐसा माना जाता है कि उस समय जब इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाया गया तो इसी शब्द आंतरिक अशांति की वजह देकर के आपातकाल को लगाया गया था। आपातकाल के बाद इलेक्शंस हुए और इंदिरा गांधी की सरकार हार गई। अगले प्रधानमंत्री बनकर आए मोरारजी देसाई। उन्होंने संविधान में संशोधन किया जिसे हम 44वां संविधान संशोधन 1978 के नाम से जानते हैं और उन्होंने संविधान में सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया, आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हटा करके। और अब ही वर्तमान स्थिति के अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही देश में
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। इंटरनल डिस्टर्बेंस नॉट अमाउंटिंग टू आर्म्ड रिबेलियन वुड नॉट बी ग्राउंड फॉर द इशू ऑफ प्रोक्लेमेशन। ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल के इफेक्ट क्या क्या होंगे या प्रभाव क्या होंगे, कार्यपालिका पर क्या प्रभाव होंगे देखते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट डिसमिस्ड, दे कंटिन्यू टू ऑपरेट but are brought under the effective control of the center, which assumes the power to give instruction to state government, which small abide by such directions. राष्ट्रीय आपातकाल के लागू होने से राज्य पर कोई विशेष बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है। राज्य सरकारें अपना काम करती रहती हैं। हाँ, इतना जरूर है कि राज्य सरकारें केंद्र के आदेश का पालन अधिक करने लगती हैं या केंद्र राज्य के कई मामलों में दिशा निर्देश जारी करता है और राज्य सरकारें उसी के अनुसार कार्य करने को बाध्य होती हैं। अगर विधायिका पर इसके असर की बात की जाए लेजिस्लेचर पर, तो स्टेट लेजिस्लेचर कंटिन्यू टू ऑपरेट लेजिस्लेट बट पार्लियामेंट एज्यूम्स कंकरेंट लेजिस्लेटिव पावर्स ऑन स्टेट सब्जेक्ट एंड अ लॉ सच इनएक्टेड बाय पार्लियामेंट शैल सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरी ऑफ 6 months आफ्टर द रिवोकेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी टू द एक्सटेंट ऑफ इनकम्पिटेंसी। विधायिका भी अपना कार्य हूबहू जैसा करती थी वैसा ही करती रहती है, लेकिन एक चीज अंतर क्या है, कंकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची के विषय जो है जिन पर राज्यों को भी कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है वो समाप्त कर दी जाती है और अब कंकरेंट लिस्ट के विषयों पर केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने के भीतर उसे फिर राज्य विधानसभा से पारित करवाना होता है, ये भी आप याद रखें। फाइनेंशियल रिलेशंस, वित्तीय संबंधों पर क्या असर होता है, तो प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन सेंटर स्टेट एंड सेंटर कैन मेक यूज ऑफ एनी नेशनल रिसोर्स टू फाइट द कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। राष्ट्रीय आपातकाल के समय वित्तीय संबंध जो है केंद्र और राज्यों के बीच, इस पर असर ये है कि राष्ट्रपति राज्यों को उनका अंशदान देने पर कुछ वक्त के लिए रोक लगा सकते हैं और किसी भी राष्ट्रीय संपदा या राष्ट्रीय पूंजी का उपयोग उस राष्ट्रीय आपातकाल से निपटने के लिए खर्च किया जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स पर क्या असर है इसके, ऑन फंडामेंटल राइट देख लेते हैं। आर्टिकल 358 डील्स विद द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट guaranteed by article number 19. Article 359 deals with the suspensions of other fundamental rights except those guaranteed by article 20 and 21. देखिए मौलिक अधिकारों पर इसका क्या असर होता है उसे देखने के लिए हमें दो अनुच्छेदों को देखना पड़ेगा, दो आर्टिकल्स, आर्टिकल 358 और 359। अनुच्छेद 358 के अनुसार मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। और अनुच्छेद 359 के अनुसार अन्य सभी मौलिक अधिकारों को भी सस्पेंड कर दिया जाता है, केवल दो मौलिक अधिकारों अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को छोड़ करके। As per Article 358, when a proclamation of national emergency is made, the 6 fundamental rights under Article 19 are suspended only when national emergency is declared on the ground of war or external aggression and not on the grounds of armed rebellion. वैसे ही 359 वाला है, authorize the president to suspend the right to move any court for the enforcement of fundamental right during a national emergency except for Article 20 and 21. संघ के मंत्रिमंडल के लिखित सलाह के बाद ही राष्ट्रपति आपात की घोषणा करते हैं। 1 माह के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत द्वारा आपात की घोषणा का अनुमोदन होना चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब मैं बता चुका हूं। यह आपात उद्घोषणा दूसरे सदन द्वारा संकल्प पारित किए जाने की तारीख 6 माह की अवधि तक लागू रहेगी या प्रवर्तन में रहेगी, परंतु इसको असंख्य बार, कई बार विस्तारित किया जा सकता है और प्रत्येक बार इसका विस्तार 6 माह के लिए होता है। 6 महीने करके राष्ट्रीय आपातकाल को हम कितनी भी बार एक्सटेंड कर सकते हैं।
आपात राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। लोकसभा आपात को समाप्त करने के लिए साधारण बहुमत द्वारा संकल्प पारित कर इसे समाप्त कर सकती है। लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के 14 दिनों के भीतर लोकसभा का विशेष अधिवेशन बुलाते हैं या आहूत करते हैं। तो ये हमने देखा राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। अब हम आते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में जो राज्यों में लगाया जाता है। As per Article 355, अनुच्छेद 355 के अनुसार, it shall be the duty of the Union to protect every state against external aggression and internal disturbance and to ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provisions of this Constitution. कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है कि अपने प्रत्येक राज्य को किसी बाह्य आक्रमण, किसी अंदरूनी सशस्त्र विद्रोह से बचाए और यह सुनिश्चित करे कि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और शासन तंत्र सुचारू रूप से स्मूथली काम करता रहे। परंतु अनुच्छेद 356 के अनुसार, आर्टिकल 356 के अनुसार, इफ प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड on the report of governor or otherwise that there exists a great emergency where the administration of the state cannot be continued in accordance with the provisions of Constitution, by invoking Article 355 he can dismiss state government and take over the state administration on to himself and declare that Parliament will enact law on the behalf of state legislature. सीधी सी बात है कि अगर राष्ट्रपति को यह किसी बात से एहसास हो जाए कि राज्य की शासन व्यवस्था ठीक सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है या उससे संभाल वो राज्य कार्यपालिका के कंट्रोल के बाहर हो चुका है, उस समय राष्ट्रपति अनुच्छेद 355 के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देते हैं और राज्य की कार्यपालिका शक्ति और प्रशासनिक शक्तियों को अपने हाथ में ले लेते हैं और राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को ट्रांसफर कर दी जाती है। इसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। इसका असर क्या है? इफेक्ट्स ऑफ प्रेसिडेंट रूल। एग्जीक्यूटिव पर अगर इसका असर देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट इज डिसमिस्ड एंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज्ड बाय द सेंटर। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है उसका इस्तेमाल संसद करने लगती है और राज्य की सरकार को डिसमिस कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है या उसको भंग कर दिया जाता है। लेजिस्लेचर पर क्या असर है? स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट फंक्शन टू लेजिस्लेट। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इज आइदर सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड। राज्य विधायिका या तो स्थगित कर दी जाती है या पूर्णतः भंग कर दी जाती है और वह कार्य नहीं कर रही होती है। वित्तीय अधिक संबंधों पर क्या असर है? There is no impact on the distribution of financial resources between the center and the state. राष्ट्रपति शासन लगने से राज्यों के और केंद्र के बीच के वित्तीय संबंध पर कोई असर नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर जो अमेंडमेंट्स हुए उनको देख लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार एक्सटेंडेड द पीरियड ऑफ स्टेट इमरजेंसी फ्रॉम 6 months to 1 year। राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 महीने से विस्तारित करके 1 साल भी किया जा सकता है। और 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के आधार पर जो 1978 में हुआ, रिवर्ट बैक द ऑपरेशन ऑफ स्टेट इमरजेंसी टू 6 months। पुनः इंदिरा गांधी के समय 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 6 महीने की अवधि को विस्तारित करके 1 साल कर दिया गया। उनके बाद मोरारजी देसाई की सरकार जो जनता पार्टी की सरकार थी उसमें वापस से 1 साल को कम करके 6 महीने कर दिया गया। फर्दर इट डिवाइडेड द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 years of operation into 1 year under ordinary circumstances and 2 years under extraordinary circumstances for which the stipulated conditions shall have to be satisfied। अब ये बात इसमें और जोड़ दी गई, वो यह बात कि अगर राष्ट्रपति शासन विस्तारित होता है तो 1 वर्ष तक वो सामान्य स्थिति में विस्तारित किया जा सकता है। फिर से समझ लीजिए, राष्ट्रपति शासन 6 महीने के लिए होता है, 6 महीने खत्म होने के बाद फिर से 6 महीने के लिए विस्तारित किया जा सकता है, तो कुल मिलाकर 1 साल हो गए। लेकिन अगर 1 साल से भी और अधिक विस्तार उसको देना है तो उसके लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है और विशेष अनुमति हासिल करने के बाद अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन को विस्तारित किया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं किया जा सकता है। अब हम आते हैं वित्तीय आपातकाल के बारे में चर्चा करते हैं। वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी भारतीय संविधान के पार्ट 18 के आर्टिकल 360 में दिया गया है। इफ द प्रेसिडेंट
is satisfied that a situation has arisen where the financial stability or the credit of India or of any part of the territory thereof is threatened, he may be a proclamation make declaration to that effect. This emergency is never imposed in India. अगर राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए या एहसास हो जाए कि देश की वित्तीय स्थिति काफी खराब है और इतनी खराब है कि इसको सुधरने में वक्त लगेगा, या देश के किसी क्षेत्र की स्थिति खराब है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल का अनाउंसमेंट की उद्घोषणा कर सकते हैं। भारत में अब तक कभी भी वित्तीय आपातकाल की नौबत नहीं आई है, यह लागू नहीं हुआ है, हालांकि यह अनुच्छेद 360 में बताया गया है। In the history of independent India, the state emergency has been declared thrice. भारत के अब तक के इतिहास में राष्ट्रीय आपातकाल कुल 3 बार उद्घोषित किए जा चुके हैं। पहली बार कब लगा था? 26 अक्टूबर 1962 से लेकर के 10 जनवरी 1968 तक। कारण था इंडो चाइना वॉर। ये भारत और चीन युद्ध के लिए 62 से 68 तक राष्ट्रीय आपातकाल रहा था, नेशनल इमरजेंसी लगी रही। दूसरी बार कब लगा? 3 दिसंबर 1971 से 21 मार्च 1972 के बीच, which was originally proclaimed during the Indo-Pakistan War. भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण ऐसा हुआ। It was later extended, बाद में इसको विस्तार किया गया, along with the third proclamation between 25 जून 1975 to 21 मार्च 1977। जब दूसरा आपातकाल एक्टिव था, लगा हुआ था, उसी समय तीसरा आपातकाल भी लगाया गया 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक। अंडर कंट्रोवर्शियल सर्कमस्टांसेस ऑफ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी अंडर इंदिरा गांधीज गवर्नमेंट ए प्राइम मिनिस्टरशिप, श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में ये तीसरी बार इसको लगाया गया और इसमें राजनीति की काफी बातें होती हैं। When emergency was declared on the basis of internal disturbance, but this term was too vague and had a wider connection, and hence 44th Amendment Act 1978 substituted the word internal disturbance for armed rebellion। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आप लोगों को कि भारतीय संविधान के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम जो मोरारजी देसाई की सरकार के कार्यकाल में हुआ, इसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके वहाँ आर्म्ड रिबेलियन वर्ड को इंक्लूड कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द को शामिल किया गया। द फ्रेज emergency period used loosely when referring to the political history of India often refers to the third and the most controversial of the 3 occasions। सामान्य रूप में हम जब भी राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं तो ये तीसरा वाला जो राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में लागू हुआ 1975 में, ये जाने अनजाने ही हमारे जेहन में आ जाता है, क्योंकि यह काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा और इसके कई पॉलिटिकल रीजंस भी बताए जाते हैं। इस प्रकार हमने आज के सेशन में 3 प्रकार की जो इमरजेंसीज हैं उनके बारे में चर्चा की है। नेशनल इमरजेंसीज, प्रेसिडेंशियल रूल ऑन स्टेट, फाइनेंशियल इमरजेंसीज। इससे संबंधित अनुच्छेदों और पार्ट की भी चर्चा की है। उसका असर कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और फंडामेंटल राइट्स पर क्या होता है, ये भी हमने देखा है। ये सेशन आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर फीडबैक में बताएं, और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज के जरिए भी जुड़ सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।